मैं प्रेम सिंह डहरिया, हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ और मानविकी भाषा शास्त्र में अधिष्ठाता का दायित्व भी मेरे पास है। आज हम इस साक्षात्कार की अगली कड़ी में प्रोफेसर नवीन शर्मा, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप विश्वविद्यालय में कई महत्वपूर्ण दायित्वों में रहे हैं, विश्वविद्यालय के कुलानुशासक रहे हैं, कार्य परिषद के सदस्य रहे हैं और भी कई महत्वपूर्ण दायित्वों का भी आपने निर्वहन किया है और अभी भी कर रहे हैं। बड़े बेबाकी से आप जवाब देने वाले हैं। तो ऐसे हम वैज्ञानिक से आज बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातचीत की श्रृंखला में। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में, शिक्षा दीक्षा, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा कहाँ हुई, थोड़ा इस बारे में बताएंगे, फिर अपना आगे बातचीत करेंगे। धन्यवाद डहरिया जी। आप कहें कि मेरी पैदाइश तो बनारस से सटे हुए लगभग 10-12 किलोमीटर शहर से दूर एक गांव है, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। वैसे तो अगर आप कहें तो मैं खेतीबाड़ी वाले परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही कि मेरी पीछे के दो पीढ़ियों से लेके अब तक मैं अध्यापन के से संबंधित लोगों के बीच में पला बढ़ा हूँ। मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरी माता जी, मेरे चाचा, हम दो जो भाई हैं, हम सभी अध्यापन से ही जुड़े लोग हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक अध्यापकों के परिवार से, ये ठीक है कि पैदाइश मेरी खेती किसानी वाले परिवार में हुई, लेकिन वस्तुतः मैं अगर अपने आसपास की चीज़ों को देखूं तो मैं अध्यापकों के परिवार से संबंध रखता हूँ। और मेरी शिक्षा दीक्षा बनारस से थोड़ी दूर आप अगर जाएंगे तो आज का सोनभद्र जो है, वहाँ पे एक जगह है बोरावल, तो वहाँ पे शुरू हुई प्राथमिक पाठशाला सोनभद्र बोरावल से मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। और मैंने अपनी उच्च शिक्षा, आप कह सकते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया और मेरा जो शोध है वो जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से मैंने संपन्न किया। तो इस तरह से ये मेरी शिक्षा दीक्षा रही है। जी जी, बहुत बढ़िया। शैक्षणिक स्तर से अच्छी शुरुआत आपकी हुई है। आप वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापक हैं, तो वनस्पति शास्त्र के प्रति आपकी रुचि कैसे जागृत हुई, थोड़ा इस संबंध में कैसे झुकाव आपका हुआ, इस संबंध में बातचीत करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मेरी जो समस्या रही है वो उन तमाम लोगों की समस्याओं से मिलती जुलती रहती है, जहाँ पे हम कोई स्वेच्छा से अपना कैरियर नहीं चुनते। ये सारी चीज़ें अकस्मात हुई। मेरे आप कह सकते हैं कि स्नातक तक मेरी बेसिक रुचि जंतु विज्ञान में ज़्यादा थी। आपको कई बार ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होती है जो आपके कैरियर को एक नई दिशा देते हैं। मेरे एक स्नातक करते समय मेरे एक शिक्षक थे जो कि आजकल उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ सदस्य हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो, चूँकि वो खुद भी वनस्पति विज्ञान से स्नातकोत्तर थे, तो और वो उस समय तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विसेज की। उनके संपर्क में आने के बाद से तो वो मुझे भी अपने साथ मिला लेते थे। तो उनके संपर्क में आने से धीरे धीरे वनस्पति विज्ञान की तरफ मेरी रुचि हुई। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसा ऐच्छिक प्रयास था, ये अनायास अकस्मात हो जाने वाली घटना रही, जिसमें श्री रविंद्र सिंह जी उनका नाम था। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। वो मुझे, आप कह सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान की तरफ धीरे धीरे ले आए। शुरू में पढ़ने का उद्देश्य बेसिकली सिविल सर्विसेज की तैयारी करने को ही लेकर के था। बाद में जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय पीजी करने के लिए गया तो वहाँ के माहौल में बड़े जगहों की एक अच्छी बात ये होती है कि पढ़ाई जैसी भी होती हो वो आपको एक परिवेश देते हैं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने मुझे वो परिवेश दिया। उसके बाद से धीरे धीरे मेरी वनस्पति विज्ञान की तरफ रुचि विकसित होनी शुरू हुई। जी, बहुत अच्छा। अब आप पर्यावरण प्रदूषण जो लगातार, जिससे देश ही नहीं विदेश भी जूझ रहा है, तो शासन स्तर पर और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा कुछ जो भी प्रयास किए जा रहे हैं,
वो क्या पर्याप्त है या क्या और होना चाहिए, इस संबंध में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण की बहुत समस्या इस समय बहुत बड़ी समस्या है शरीर को, चाहे वो अस्थमा को लेकर के या और भी जो त्वचा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो रहे, इस संबंध में थोड़ा सा। देखिए डहरिया जी, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण तो एक आयाम है। पर्यावरण की जब समस्याओं की आप बात करते हैं तो एक बहुआयामी विषय है। इसमें तमाम चीजें हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जलवायु परिवर्तन है, बढ़ता हुआ शहरीकरण है, आप संसाधनों का अतिदोहन भी एक गंभीर समस्या है, असंतुलित विकास को आप एक समस्या मान सकते हैं, और आजकल इस कोविड के दौर में जो कि बहुत पहले से इसकी संभावनाएं थी, आप कह सकते हैं कि नए प्रकार की इमर्जिंग डिजीजेस का एक गंभीर समस्या हो रही है। इसमें जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो दोनों तरह की बीमारियां हैं। एक जो आप इन्फेक्शस डिजीज आप कहते हैं, जो मतलब किसी विषाणु, जीवाणु या किसी और के द्वारा और जो फैलती रहती है, और एक जो बीमारी जो इधर बीच में बहुत गंभीर हुई है, जिसको मतलब आप कहें कि समाधान या काबू करने के लिए हमारे लगातार प्रयास चल रहे हैं, जिसे हम कहते हैं लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है, जिसमें आप हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, अपने मधुमेह की बात की, डायबिटीज की बात की, तो और जिस आप पर्यावरण प्रदूषण की, तो ये सारे एक, जब हम पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं की बात करते हैं तो ये सारे, मैंने आपसे कहा कि एक बहुआयामी प्रश्न है। इसमें तमाम चीजें हैं। आप जिस प्रदूषण की बात कर रहे हैं उसमें मैं जहां तक समझ पा रहा हूं वो जल, भूमि और वायु प्रदूषण की आप बात कर रहे हैं। ये अस्त व्यस्त दिनचर्या, खान पान, ये सब कुछ देखिए, आपका जो मूल प्रश्न था कि सरकार या इनसे जुड़ी हुई जो तमाम एनजीओ, INGOs जो इस पे काम कर रहे हैं, देखिए किसी भी तरह के प्रयास हमेशा सराहनीय ही है। सरकार, जब हम सरकारों की बात करते हैं तो सरकारों की अपनी समस्याएं हैं, सरकार अपनी तरह से सोचती है, और मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि पर्यावरण मैं उसे एक सामाजिक समस्या के तौर पे देखता हूँ। समाज को, हम सभी को आपको सोचना पड़ेगा। ये उम्मीद करना कि दुनिया के 7.5 अरब की जनसंख्या द्वारा कुछ, स्वाभाविक है कि अगर 7.5 अरब जनसंख्या कार्य करेगी और उसकी एक एक्टिविटी रहेगी तो कुछ अवांछनीय चीजें होंगी वातावरण में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जब भी इन सारी चीजों की बात करते हैं तो मनुष्य अपने में बहुत, एक कह सकते हैं कि अद्भुत प्राणी है। अगर हमने तमाम समस्याओं को जन्म दिया है, हमारी क्रियाविधि, कार्यकलाप और इन सब से है, तो हमारे पास इसको हल करने की भी अद्भुत क्षमता है। लेकिन एक चीज जो हमको याद रखनी चाहिए और जिसको मैंने बार बार आपसे कहा कि एक सामाजिक समस्या है। देखिए, ये संभव नहीं है कि दुनिया में 1 लाख 2 लाख लोग जो इस विषय पे शोध और इस तरह के कार्य कर रहे हैं, और इधर आप कहेंगे कि तकनीकी का बड़ा अच्छा समन्वय किया जा रहा है इन तमाम समस्याओं को हल करने के लिए, लेकिन तब भी संभव नहीं है कि 1-2% जो हमारा इस क्षेत्र में कार्य करने वाला कार्यबल है उसके द्वारा हम इन समस्याओं का कोई यथोचित हल निकाल पाएंगे। सबकी भागीदारी जरूरी है पर्यावरण समस्याओं को लेकर के। सब, आपने कहा कि अगर हम जमीन या इस तरह के वातावरण के प्रदूषण की बात करते हैं, इधर भारत सरकार ने बहुत अच्छा, खास करके हमारे प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री जी जो हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है जिसे हम कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान। हमको साफ सुथरे रहने की जरूरत है। अब अगर आप इस भारतीय कहें, मनीषा कहें, इसकी सोच विचार को कहें, तो आपको हमेशा दो विरोधाभास दिखेंगे। एक तरफ हम पर्सनल हाइजीन की तो काफी बातें करते हैं कि हम साफ सुथरे रहें, दिन में अगर जरूरत है, नहीं भी है 3-4 बार स्नान करें, ये सारी चीजें पर्सनल हाइजीन पे हम बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन जब सामाजिक सफाई की बात आती है तो उसके प्रति हम बहुत लापरवाह हैं। हमारा एक, आप सामान्य तौर पे आप पाएंगे कि सामान्य हमारी सोच रहती है अपने घर की सफाई किया, कूड़ा बाहर की तरफ आपने ऐसे कर दिया, जबकि हम भूल जाते हैं कि ऐसा नहीं है, इससे अपने को भी नुकसान, अपने को ही नुकसान होना है। तो ये मेरा फिर से उस बात को कहूंगा कि एक सामाजिक विषय है, इस पे हम सबको सोचने की जरूरत है।
जहाँ तक सरकारों की है, सरकार अपनी तरफ से चीज़ों को करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि सरकारों की अपनी समस्याएं हैं। जैसे अभी सरकार ने आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 जारी किया है, जल्दबाजी में है। वो कोई बहुत संतोषप्रद नोटिफिकेशन नहीं है, वो मतलब उससे हमारी कोई भी चीज़ों का हल होने का, मैं एक आप कह सकते हैं, आपने मेरा परिचय दिया कि मैं वैज्ञानिक, तो मैं वैज्ञानिक तो अपने को मानता नहीं हूँ, मैं अध्यापक के तौर पे ये बातें कह सकता हूँ कि वहाँ पे वो एक बड़े जल्दबाजी में, और उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको कहा भी कि उस पर और वाइड कंसल्टेशन की बातें हैं। क्योंकि मूल बातें ये होती हैं कि जब हम इस तरह के कोई कानून लाते हैं तो हमको उन स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए जिनसे ये चीजें जुड़ी हुई हैं। हम वन अधिनियम और ये सारी, अभी आप एक विषय देख रहे हैं फार्म बिल को लेकर के, तो हमको वाइडर कंसल्टेशन करना चाहिए उन ग्रुप्स में। हम पर्यावरण से संबंधित एक बिल लाते हैं, उसे हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में लिख के आप एक वेबसाइट पे होस्ट कर देते हैं, और उनको पढ़ने वाले कौन से लोग हैं? शहरी समाज के लोग हैं जो खुद भी बहुत सारी इन समस्याओं की जड़ में है, तो उनका दृष्टिकोण बड़ा सतही टाइप का है। हमें उन स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए, गांव में आदिवासी समुदाय, जब हम जंगल जमीन की बातें करते हैं तो आदिवासी समुदाय से, और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को उन भाषाओं में उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए, उन चीजों को उनको बताने की। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, एक बहुत बड़े आपने वैज्ञानिक तो नहीं कह सकते, लेकिन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़े हुए बहुत बड़ा नाम है सर डेविड एटनबरो का। मैं डेविड एटनबरो के इस बात को बहुत बार उद्धृत करता हूँ, जहाँ वो कहते हैं कि समस्या हम क्या कर रहे हैं या क्या चीजें हो रही हैं नहीं है, समस्या संवाद की है, कम्युनिकेशन की है, कि क्या हम विज्ञान कुछ कर रहा है, लेकिन क्या विज्ञान ये सारी चीजें उन स्टेक होल्डर्स तक लेके जा पा रहा है, गांव के लोगों से सही भाषा में सही तरीके से संवाद कर पा रहा है, जिस तरह चर्चा की जरूरत। तो संवाद ही आज की तमाम, अगर आप इन तमाम समस्याओं की बात करेंगे तो आपको ये, मैं उनकी इस बात से बहुत सहमत होता हूं कि ये संवाद न कर पाने की परिस्थितियों की वजह से उत्पन्न होता है। संवादहीनता, गलत एक आप कहें मिसप्लेस्ड डिस्कोर्स, ये सब बहुत गंभीर विषय है। प्रयास ठीक है, प्रयास एनजीओ के ठीक है, प्रयास सरकारों के ठीक है, प्रयास तमाम व्यक्तियों के अच्छे हैं पर्यावरण को लेकर के, और ये धीरे धीरे सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। शासन स्तर पर तो किए जा रहे प्रयास, कुल मिला के समाज को भी इसमें आगे आना चाहिए, और शासन और जो शोध इस विषय में कर रहे हैं उनको लगातार जो उसमें सम्मिलित लोग हैं उनसे संवाद बनाए रखने की जरूरत है। अच्छा, अपन ये देखते हैं कि इस क्षेत्र में, अमरकंटक क्षेत्र में नर्मदा जी भी यहाँ से निकली हैं, तो ये कौन कौन सी जड़ी बूटियां यहाँ पे कारगर हैं और कौन सी वनस्पतियां यहाँ के मौसम के अनुकूल ये लगाई जा सकती है, जिससे यहाँ आसपास लोगों को फायदा मिले। विश्वविद्यालय में थोड़ा सा इस बारे में भी देखिए डेरिया जी, इस बारे में भी मैं अपनी बात आपसे कहूँगा कि ये फिर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जब हम जड़ी बूटियों और पौधों को मिक्स करने की बात करते हैं। देखिए, तमाम अगर आप अपनी वैदिक संस्कृति की बात करें तो अथर्ववेद में सबसे ज्यादा औषधीय पौधों का जिक्र है। आयुर्वेद जिसे आप कहते हैं वो भी अथर्ववेद का ही एक भाग है, और इन सारी चीजों को मिलाकर जो समय पे अष्टांग हृदय के लिखे गए डिफरेंट जो उनके वॉल्यूम हैं, वो बड़े स्पष्टता से एक बात को कहते हैं कि कोई भी पौधा, वहां पौधों को जीवक शब्द का उपयोग किया गया है, यानी सारे पौधों में जीवन देने की क्षमता होती है। तो एक जिसे हम कहते हैं कि औषधीय पौधे, मेरी अपनी समझ में एक बड़ा मिसनोमर है। औषधीय पौधे नहीं, सारे पौधों में औषधीय गुण होते हैं। ये शोध का विषय है कि हम जैसे जैसे हमारी शोध की गतिविधियां बढ़ती जाएंगी, अब इधर बीच में इन सारी चीजों पे काफी तेजी से ध्यान देने की शुरुआत हुई है। कोरोना काल में तो काफी, कोरोना काल है, उससे पहले भी हालांकि इसको लेकर के काफी वैज्ञानिकों की जड़, वैज्ञानिक समाज में भी काफी जड़ता है। जैसे आप जब जिस विज्ञान की आप बात करते हैं उसमें आप पाएंगे कि एक दुराग्रह है, पारंपरिक ज्ञान के प्रति एक दुराग्रह है। हम इसी बात को मानते हैं कि हमने कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट करके लैब में कुछ कर दिया तो वही एक विज्ञान है।
केवल एक्सपेरिमेंटल साइंस को ही हम साइंस मानते हैं। जड़ता कैसे दूर होगी? जड़ता भी देखिए, विज्ञान को नए तरह से समझने की जरूरत है। आप मैं ये एक अलग विषय होगा कि जिसे आप विज्ञान कहते हैं, क्या वही विज्ञान है? मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि जो एक्सपेरिमेंटल साइंस ही साइंस नहीं है। सबसे बड़ा साइंस ऑब्जर्वेशनल साइंस है। हजारों सालों से, दसियों हजार साल से जिन पौधों के औषधीय गुणों से फायदा हुआ है, आज का विज्ञान उसे सिर्फ ये कह के किनारे नहीं कर सकता कि इसके वैज्ञानिक प्रूफ क्या है। वैज्ञानिक प्रूफ देना न देना ये वनस्पतियों का तो काम नहीं है, या जो तमाम तौर पे जमा मैंने कहा अथर्ववेद से लेकर हृदय अष्टांग हृदय तक जिन तमाम चीजों का जिक्र है, वो कोई कपोल कल्पना या गप की बातें नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है, आज के वैज्ञानिक समाज की जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों को करें। पर्याप्त शोध होना चाहिए। हाँ, पर्याप्त शोध होना चाहिए। वो जब बात करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब इस बात को करता है कि सबके लिए स्वास्थ्य, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, जहाँ स्वास्थ्य एक विषय है, जहाँ खेती एक विषय है, शिक्षा एक विषय है, तो जब हम उसकी बात करते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन जब इन बातों को, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ये स्वीकार करता है कि इतनी बड़ी वैश्विक जनसंख्या के लिए आप आयुर्वेद मतलब जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, इसके द्वारा आप सबका इलाज नहीं करते। सबके लिए स्वास्थ्य ये संभव नहीं है जब तक आप तमाम जिन्हें हम अल्टरनेटिव मेडिसिनल सिस्टम बोलते हैं, वैकल्पिक जो चिकित्सा के तौर तरीके, क्योंकि देखिए तो इस दुनिया में तमाम प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, और इस आधुनिक चिकित्सा पद्धति के आने से पहले सबकी अपनी एक, कह सकते हैं कि एक उस दौर में बेहद मजबूत वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां रही हैं। हम भारत में इसे आयुष मंत्रालय इसको देखता है, जिसमें आयुर्वेद है, सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, तो इसमें आपको आयुर्वेद, सिद्धा, इन सबको आप मान सकते हैं कि ये पूर्णतया देशज हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं, लेकिन इनको मिला के ये कर रहा है। तो जब तक हम इस पूरे नेटवर्क की बात करेंगे, और चूंकि हम आप एक आदिवासी विश्वविद्यालय में काम करते हैं, तो जिन्हें हम फोक मेडिसिन कहते हैं, आदिवासी ज्ञान जो तमाम है जिसे फोक मेडिसिन कहते हैं, इनके वैलिडेशन की, इनके इंटीग्रेशन की जरूरत है। आप सिर्फ जो आज का विज्ञान जिस तरह से उसे साबित करना चाहता है कि ये कपोल कल्पना या ये तरह की चीजें नहीं है, और दूसरी भी बातें हैं। कई बार जब हम अनुपयुक्त दावे करते हैं तो कहीं न कहीं हम इन पद्धतियों पर ही प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। जैसे बिना किसी चीज के हम हर चीज को कहते हैं कि इससे कैंसर का इलाज है, हम इसे रामबाण तरीके की हर चीज को साबित करना चाहते हैं। ये भी प्रयास अच्छा नहीं है। इससे कहीं न कहीं हम उन तमाम जो संशयवादी लोग हैं उनको मौका देते हैं अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का। तो ये मिला जुला के चलने की, विज्ञान को भी बदलने की जरूरत है, उसे इस क्षेत्र में शोध करने की जरूरत है, क्योंकि आप इसको नकार करके सबको स्वास्थ्य जैसे जो आपके इनिशिएटिव हैं उनको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। और जो लोग इसमें हैं उनको भी, जैसे भी आप झारखंड में जाएंगे तो वहां पे एक फोटोपैथी करके है जो आदिवासी समाजों में है, तो हमको उनके सर्टिफिकेशन, वैलिडेशन, इन सब की एक समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। नकारने की जरूरत नहीं है। विज्ञान का एक सबसे मूलभूत गुण है कि विज्ञान फ्लेक्सिबल होता है। हम किसी चीज पे इस तरह से स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं देते, तो हम सही अर्थों में विज्ञान के हिसाब से चलें, बजाय कि किसी चीज को हास्यास्पद घोषित करने और मजाक उड़ाने की, जो कि हमारे आज के तथाकथित वैज्ञानिक समाज में आप पाएंगे कि हम बहुत बार पारंपरिक ज्ञान, लोक ज्ञान, इसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, जो अच्छा प्रयास नहीं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत तर्कपूर्ण, तथ्यात्मक जवाब, शोध से परिपूर्ण जवाब आपने दिए। आखिरी प्रश्न आपसे है कि आप विश्वविद्यालय में कुलानुशासक के पद पर रहे हैं और कार्य परिषद के सम्मानित सदस्य भी रहे हैं, कई बड़े प्रशासनिक दायित्वों पर भी रहे हैं, और अभी वर्तमान में हैं भी, काम भी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा प्रशासनिक अनुभव आपके कैसे रहे, संक्षेप में ये बताएं, इसके बाद अपनी बातचीत यहाँ पे विराम दें। देखिए डेरिया जी, जहाँ तक आपने कहा कुलानुशासक के तौर पे, तो हमारा विश्वविद्यालय, जैसा कि आप जानते हैं कि एक नया विश्वविद्यालय है, और जो यहाँ के बच्चे हैं, मैं आप कह दें कि मैं उनकी तारीफ ही करूँगा, वो ज़्यादा अनुशासित और अच्छे बच्चों में से हैं। और कुलानुशासक के तौर पे
मेरा जो अनुभव है और उसके आधार पे जो मैं कह सकता हूँ वो ये है कि बहुत बार अध्यापक के तौर पर हमारा दृष्टिकोण बड़ा एकांगी होता है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि बच्चे हैं तो उनकी मांगे हो सकता है जायज ना हो। तो जब हम इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो और उसके बाद जो मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूँ, संवादहीनता होती है। संवाद होने रहने चाहिए। किसी भी आप विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पद पे हैं तो संवाद सबसे महत्वपूर्ण बात होते हैं। आप बच्चों की बातें सुने, उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करें, बजाय या वनस्पति इसके कि आप ये कह दें कि ये सब मांगे बेकार हैं, गलत हैं। ऐसा नहीं होता। बहुत सी उनकी मांगे अनुकूल हैं, जायज हैं, जिसे करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई गंभीर समस्या होनी चाहिए। और मुझे लोगों की बात कहने का, विरोध करने का, इन सारे जो उनके अधिकार हैं उनका सम्मान करना चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न कार्य परिषद को लेकर के था। तो अगर मैं अपने व्यक्तिगत कार्यकाल की बात करूं तो वो मेरे लिए बेहद संतोषप्रद है। लेकिन अगर मैं कार्य परिषद के एक सामान्यतया कार्यों की करूं तो मैं क्षमा चाहूंगा ये बात आपसे कहने के लिए कि मेरा ऐसा मानना है कि कार्य परिषद ले दे के कुलपतियों के हाथ की कठपुतली होते जा रहे हैं। ज्यादातर लोग अपनी इस गरिमा को समझते ही नहीं कि वो कार्य परिषद के सदस्य होने के नाते उनसे क्या अपेक्षाएं हैं। मैंने जो देखा, ये मेरे प्रश्न, मैं आपको जो उत्तर दे रहा हूँ ये मेरे अपने अनुभव हैं कि हमारे लिए एक बड़ा एक कह सकते हैं कि लुभावना होता है। अपने बायोडाटा के लिए हम कार्य परिषद का सदस्य तो बनना चाहते हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए चीजों को लेकर के हम बहुत गंभीर नहीं है। मैंने ये पाया है कि ज्यादातर सदस्य, खास करके जो सरकार द्वारा नामित सदस्य होते हैं, वो अपने जिम्मेदारियों के प्रति उनका बहुत ही लैकलस्टर बिहेवियर है। वो बिल्कुल गंभीर नहीं होते। विश्वविद्यालय जो कहता है, कुलपति ने जो कह दिया, बिना उस पर सोचे विचारे तमाम तरीके की जो गंभीरता होनी चाहिए उसकी जगह पे वो आ गए। और मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि कई बार उसे लोग बड़े ही दूसरे तरीके से लेते हैं। अगर मान लीजिए बाहरी सदस्य कुलपति महोदय लोग हैं तो वो उसे ये समझते हैं कि एक कुलपति पे प्रश्न उठाना कुलपतियों पे प्रश्न उठाने जैसा होता है। तो उस मामले में अगर आप कार्य परिषद के बाकी लोगों की बातों को आप कहेंगे या जो इस समय कार्य परिषद के कार्य करने का तरीका है, तो मुझे बड़ी असंतुष्टि होती है कि लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और जो मैंने शब्द प्रयोग किया आपके लिए कि वो कुलपतियों के हाथ की कठपुतली होते जा रहे हैं, जबकि उनसे तमाम अध्यापकों की, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए तमाम अध्यापकों और विद्यार्थियों की तमाम अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। तो ईमानदार होने की जरूरत है, बजाय इसके कि इसे बड़े कैजुअल तरीके से लिया जाए और एक बायोडाटा में जुड़ने वाली एक बड़ी अच्छी कह सकते हैं कि उपलब्धि के तौर पे महसूस किया जाए। तो उसको अगर हम सीरियसली लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अन्य दायित्व तो आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय एक नया विश्वविद्यालय है। तो हम एक विश्वविद्यालय बनने की प्रक्रिया में अग्रसर है। हम अभी मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि हम एक बड़े विश्वविद्यालय बन चुके हैं, लेकिन एक संतोष की बात ये होती है कि निश्चित रूप से हम इस प्रक्रिया में काफी कह सकते हैं कि अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ऐसा अनुमान है, मेरे अपने काम करने की चीजों का अगर आप कहें तो मैं कौन होता हूँ उसका मूल्यांकन करने वाले। उसका मूल्यांकन मैं जिन दायित्वों में रहा हूँ और जिनसे उनका संबंध रहा है वो उसका मूल्यांकन बेहतर कर पाएंगे। लेकिन पर्सनल तौर पे आप कहेंगे तो मैं अपने लिए संतोष ही व्यक्त करूंगा। तो नहीं, सबके हित की बात तो होनी चाहिए। तो बहुत बेबाकीपूर्ण, बहुत अच्छे से आपने सभी प्रश्नों के जवाब दिए और आपके जीवन की मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते कल किसी और शख्स से मिलेंगे। सर बहुत धन्यवाद।